हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेमेंटल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के लिए मैंने जो एक्सपेक्टेड पेपर लगाया है, जिसमें मैथ के क्वेश्चन करेंगे और वो जिसमें से मेरा टारगेट होगा 25 में से 25। तो अब की बार रेलवे पार में अब शुरू करते हैं मैथ के सभी एक्सपेक्टेड पेपर, तो ज़रूर देखें और बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उनकी चाल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, हर किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देखिए करते हैं इसको क्वेश्चन। तो दोनों की चाल का अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक ट्रक की चाल, तो ट्रक की चाल यानी दूरी बट्टे समय। तो दूरी तो दिया हुआ है 550 और समय यानी कि अगर 1 मिनट ये है तो इसको हम 60 से गुना कर देंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। उसी प्रकार बस की हम बात करते हैं, ये 45 मिनट में 33 किलोमीटर जा रहा है। तो 33 किलोमीटर जा रहा है, अगर मैं इसको 1000 से गुना कर दूं तो ये मीटर में हो जाएगा। उसके बाद 45 मीटर है ना, 45 मिनट है, तो 45 मिनट को हमने 60 से गुना कर दिया तो ये सेकंड में आ गया। अब दोनों तरफ यानी मीटर प्रति सेकंड में आ गया, यहाँ भी मीटर प्रति सेकंड में। तो अब मेरा जो मात्रक है वो सेम है, तो अब हम यहाँ से काटना शुरू करेंगे। तो एक यहाँ से 60 से मैं 60 काट दूंगा। उसके बाद 0 से यहाँ पे 0 कट गए, 11 3 33 और 11 5 55। 5 से मैं इसको काटूंगा, ये कटेगा कितनी बार में? 20 बार में। और 3 से मैं इसको काटूंगा तो ये कटेगा कितनी बार में? 3 से काटूंगा तो मैं 15 बार में। 5 से मैं इसको काटूंगा, 5 3 15 और 4 से मैं काटूंगा 4, 5 चौके 20। तो ये जो 3 नीचे में है ये इधर आ जाएगा, यानी कि इधर जो है वो इधर आ जाएगा 3। तो 3 यहाँ आ गया और ये 4 वाला यहाँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3:4 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं। 3:4 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 3 cos 80 डिग्री और उसके बाद cosec 10 डिग्री प्लस का 2 cos 59 इंटू cosec 31। देखिए इस टाइप का सबसे पहले क्या बात करते हैं इसमें से, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको अगर हम चेंज करना चाहें, मान लीजिए ये 3 cos 80 है। उसके बाद ये cosec 10 को हम क्या लिख सकते हैं? cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? sec 80 लिख सकते हैं। उसी प्रकार सेम 2 cos 59 है। उसके बाद उसी प्रकार हम cosec 31 को क्या लिख सकते हैं? sec 59 लिख सकते हैं। अब देखिए एक दूसरे के ये विपरीत होता है ना, तो इस तरीके से हम यहाँ से बोल सकते हैं इसका मान 3 हो जाएगा और यहाँ से इसका मान 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो इस तरीके से इसका आंसर 5 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9, 10 और 15 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 5 और 10 बचे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करिएगा, सबसे पहले किससे भाग दिया जाता है? 9, 10 और 15 से। तो हमने देखा ये 9, ये 10 और ये 15 से भाग दिया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि शेषफल कितना आ रहा है? 4, 5 और 6। तो 4, 5 और 6 इस सभी का हम अंतर करेंगे तो 9 में से 4 गए तो फिर 5, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 10 है ना। तो यहाँ से हम देखें तो 15 में से फिर 10 गए, तो यानी कि शेषफल जो है वो हमेशा हर कंडीशन में सेम आ रहा है। तो इस तरीके का जो टाइप बनता है वो बनता है n बराबर LCM इंटू का k और प्लस का ये हो जाएगा, यानी कि जब ये बचता है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस का ये शेषफल कितना बच रहा है? 5। तो इस तरीके से 5 आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका? 9, 10 और 15 का। तो 9, 10 और 15 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आप देखने से पता चल रहा है एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम आपका आ रहा है 90। तो 90 आपका एलसीएम आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए संख्या आपको निकालना है तो एलसीएम आ गया और इंटू के और माइनस का 5, ये तो फॉर्मेट हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि का मान 1 रख देंगे। तो 1 हमने रखा तो यहाँ से कितना आ रहा है? 90 माइनस का 5, यानी कि 85 आ रहा है ना। तो 85 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 85 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी परीक्षा में 38% विद्यार्थी हिंदी में तथा 32% अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि 24% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हो गए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, सबसे पहले हम वृत्त गोला बनाते हैं ताकि वेन डायग्राम से इसको समझने में आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से हमने गोला बना लिया और यहाँ से हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जो जो बोला जाता है वो हम करेंगे। इधर मान लीजिए ये इधर हिंदी का है और ये इधर इंग्लिश का है। ठीक है, अब बोला जाता है कि किसी परीक्षा में 38% विद्यार्थी हिंदी में, तो 38 हिंदी में हो रहा है और 32% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो 32 यहाँ से ये हो रहा है। तो उसके बाद बोला जाता है कि टोटल 24% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल। चूँकि ये फेल का वेन डायग्राम है तो बीच में हम 24 देंगे। अगर हमने देखा तो 38 में से 24 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 24 36 और 8 38, तो 6 और 8 14 यहाँ से आ रहा है और 32 यहाँ है टोटल, तो 24 36 और 2 32, यानी कि 32 में से 24 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि टोटल फेल की बात करते हैं तो टोटल फेल देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, टोटल फेल तो 14 प्लस का 24 प्लस का 8, तो 8 4 12 4 16 का 6 बच गए, 1 2 3 और 1 4। तो हमने देखा कि 46% टोटल फेल हो रहे हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है, दोनों विषयों में पास कितने हुए। तो पास होने के लिए क्या करेंगे, पास होने के लिए आप क्या करिए 100 में से 46 घटा दीजिए, तो 46 और 4 50 और यहाँ पे 5, यानी कि 54% होगा जो दोनों विषयों में क्या होगा, पास होगा। तो इस तरीके से 54% इसका सही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 7 24 और 25 है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के जुड़ने से एक छोटा त्रिभुज बनता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ये देख के आपको क्या लगा, 7 24 25 है ना, तो ये देख के आपको क्या लगा 7 24 25 देख के, तो आप बोलेंगे ये तो ट्रिपलेट है, यानी कि ट्रिपलेट कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज हम यहाँ से बनाते हैं। देखिए इस तरीके से हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब बोला जाता है कि 7 24 और 25 है ना, तो मान लीजिए ये इसका आधार 7 है और इसकी लंबाई 24 है और ये 25 है। ठीक है, अब बोला जाता है कि इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य, यानी कि भुजाओं के मध्य की बात की गई है, तो एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से और यहाँ से। हमने इसके भुजाओं के मध्य से क्या किया, एक त्रिभुज बनाया। यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। देखिए दोस्तों ये इस तरीके का त्रिभुज बना, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज, छोटे जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो हमसे पूछा गया। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये बड़े वाला त्रिभुज का देखते हैं। तो बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 और आधार इंटू ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से करेंगे 1/2, आधार कितना दिया हुआ है 7 ना, और उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ है 24, तो 24 करेंगे, 2 से हमने काटा इसको 12 बार में, तो 12 7 84, यानी कि ये तो बड़ा वाला त्रिभुज जो था ये पूरा उसका क्षेत्रफल था ना 84। तो हमने देखा इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसमें देखा कि 1 2 3 और ये 4, तो ये टोटल 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 4 त्रिभुज का जो है ये क्षेत्रफल 84 है। हमको तो सिर्फ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, इसका एक त्रिभुज का, तो एक त्रिभुज का कितना हो जाएगा 84/4, यानी कि आप बोल सकते हैं 21 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 21 इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये जरूर आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा, तो इस तरीके से आप करके जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1500 मीटर ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर देखता है कि 2 पोत उसकी और उसी दिशा में चले आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से देखे जाने पर पोतों का अवनमन कोण कितना है, 60 और 30 दिखाई देता है। तो दोनों पोतों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए इस तरीके से हमने बनाया, उसके बाद यहाँ से हमने देखा कि ये बोला जाता है 2 पोत है ना, मान लीजिए एक पोत यहाँ पे है, ठीक है, और एक पोत हमने इस तरीके से बनाया यहाँ पे इस तरीके से, और एक पोत हमने मान लिया यहाँ पे है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? अब देखिए यहाँ पे 1500 मीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ना, यानी कि ये जो ऊंचाई है वो आपका कितना दे रखा है, 1500 दे रखा है। यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, यहाँ पर एक पोत है और यहाँ पे एक पोत है, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि
उसका अवनमन कोण 60 और 30 है। तो दोस्तों आप बात करेंगे कि बड़ा कोण ये वाला बनेगा, यानी कि ये 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हुआ हो? देखिए आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। अब ये 30 और 60 का फॉर्मेट आप पहले किस तरीके से बनाते थे आप, और इसको आप किस तरीके से बनाएंगे वो आप देखिए। यहाँ पे हमने माना कि ये क्या है, डी दूरी है। तो यहाँ से जो यहाँ तक ये डी दूरी है, तो देखिए यहाँ से जो यहाँ तक होगा ये, वो क्या होगा, वो हो जाएगा d/2। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। और ये यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा ये जो ऊंचाई यहाँ पे ये बन रहा है, ये बन रहा है d/2√3, ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं d/2√3, यही तो 1500 के बराबर है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट d का मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो d देखिए d/2√3 ये बराबर 1500 दे रखा है। तो हम यहाँ से d बराबर ये 2 गुना हो जाएगा, तो 15 दूनी 3000, यानी कि 3000 आ गया। और √3 है तो वो बट्टे में आ जाएगा √3। अगर हमने √3 और √3 का परमेकरण किया तो हमने यहाँ से देखा क्या, हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3000 √3 बट्टे का 3 से इसको मैं काटूंगा तो ये 1000 बार में कटेगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ रहा है, 1000√3। तो 1000√3 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं 1000√3। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मेथड है, आपको बहुत जो है ना वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको यहीं तक नहीं छोड़ूंगा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता कर जाऊँगा। तो वो क्या चीज़ है, देखिए सबसे पहले मैं उसी प्रकार से त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 त्रिभुज इस तरीके से हम देखिए। कंडीशन में आपको बताता हूँ ये कि यहाँ से हमने इस तरीके से इसको बनाया और इस तरीके से यहाँ से जो जब ये मिला देते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने इसको मिलाया, उसी प्रकार से वो कंडीशन तो वही रहने वाला है। अब बस यहाँ पे कोण का डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, कोण का डिफरेंट क्या आएगा, यहाँ पे अगर कोण 45 होगा तो यहाँ पे कोण 30 हो जाएगा, यहाँ पे कोण 60 होगा तो यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोण 30, और यहाँ पे कोण अगर 45 होगा तो यहाँ पे कोण 30 हो जाएगा। दोस्तों ये कंडीशन है, बस आप ये कंडीशन को याद रखिए। देखिए यहाँ पे आप ये तो d होगा, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होगा, d/2√3 + 1, ये कंडीशन होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम होगा d/2√3 + 1। इस तरीके से ये फॉर्मेट यहाँ पे बन गया। 30 और 60 का हमने अभी बताया था, ये d होता है और ये d/2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, d/2√3 होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर ये d मानते हैं, ठीक है, 45-60 सेम ही हो गया ना, तो एक इसको चेंज करता हूँ। देखिए इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से फिर से इसको मैं लेता हूँ। देखिए इस तरीके से हमने बनाया इसको, और आगे इसको मैं इसी तरीके से मिलाना चाहता हूँ। मिला दिया मैंने। अब एक 60 और 45 का बनेगा। ठीक है, 60 और 45 का बनेगा। अगर ये दूरी आप बोलेंगे d है, ठीक है, तो ये दूरी क्या होगा, ये होगा d/2√3 + 1। ठीक है, d/2√3 + 1, और ये जो यहाँ पे ये दूरी होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे d/2√3 × √3 + 1। दोस्तों ये 3 कंडीशन है, इस 3 कंडीशन पे आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस टिका हुआ है। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये यहाँ पे इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, मैंने अच्छे तरीके से इसको बताया हुआ है, आप अच्छे से तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। 700 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करिएगा, 700 के सभी विषम, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, 700 का गुणनखंड करेंगे। तो जनरली उसी प्रकार से गुणनखंड करते हैं। 2 से हमने काटा इसको 350 बार में गुणनखंड किया, उसके बाद फिर 2 से हमने किया तो ये कितनी बार में आ जाएगा, 175।
उसके बाद फिर हमने 5 से इसको किया, 5 दिए 15, बच के 2, 25 25, फिर हमने 5 से किया तो ये 7 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अब यहाँ से 700 का गुणनखंड करने का 2 की पावर कितना आ गया, 2 इंटू 5 की पावर फिर 2 और 7 की पावर 1 आ रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ना, तो आपको सिर्फ विषम पर फोकस करना है, सम वालों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप विषम वाले पे फोकस करेंगे तो ये 5 की पावर 2 है, यानी कि 5 की पावर 2 जो है इसमें आप बोल सकते हैं क्या कि 5 की पावर आप क्या करेंगे, 5 की पावर 1, उसके बाद 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ये 3 कंडीशन, सॉरी 2 ही तक है ना। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए ये 2 तक है, तो आप क्या करेंगे, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 तक जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 तक जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम देखें तो 5 का ये जो 5 का पावर 2 होगा वो 25 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है और 5 की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ से हमने जोड़ा तो 25 5 30 और 1 31 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से 7 की पावर 1 7 होता है और 7 की पावर 0 तो 1 ही होता है, यानी कि यहाँ से 8 आ रहा है। तो आप दोनों को गुणा कर दीजिए तो 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, यानी कि 248 इसका अंकों का योग हो जाएगा। तो 248 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं, 248 इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके से आप इसको बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर भी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का जो है ये पूछा गया है इस टाइप पे, ठीक है, और हम वहीं से लेकर आए हैं ये क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करिएगा कि ये बोला जाता है ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, ठीक है, तो ए हमने मान लिया किसी कार्य को 60 दिन में करता है। अब उस पर बोला जाता है कि वो 15 दिन तक तो काम करता है, यानी कि 15 दिन काम करता है, टोटल 60 दिन में से ना काटिएगा तो 15 एकम 15 1/4 आ गया, तो ये तो ए कर रहा है ना। अब ए ये कर रहा है, बी कितना शेष काम ही तो कर रहा है, तो शेष काम यानी कि अगर 1/4 जो है, अगर 1 में से 1/4 घटाइएगा तो ये 3/4 नहीं होगा, तो बी जो है वो 3/4 काम करने में कितना दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है। तो 3 से हमने इसको काटा 10 बार में, और b बराबर यहाँ से कितना आ गया 40, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, b पूरे काम को 40 दिन में करेगा। अब इसी प्रकार इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं। तो 60 दूनी 120 और 40 दिया 120, हमसे बोला जाता है दोनों मिलकर ना, तो दोनों की क्षमता का योग कितना आ रहा है 5, तो दोनों मिलकर 120 और बट्टे 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 24 दिन। तो 24 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, 24 इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जाता है कि किसी धन पर 5 साल का साधारण ब्याज 600 रुपया है, यदि 5 साल बाद मूलधन को दोगुना कर दिया जाए तो 10 साल बाद साधारण ब्याज क्या आएगा। देखिए साधारण ब्याज का ऐसा भी क्वेश्चन आता है और ये पूछा जाता है तो प्रश्न में, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले ये बोला गया ना कि 5 साल बाद मूलधन को दोगुना कर दिया जाए। अब हम आपसे पूछते हैं ये कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है पी मूलधन गुने रेट इनटू का टाइम और ये बट्टे का 100, यही फॉर्मूला होता है ना। अगर आपको मैं यहाँ इसमें बात करता हूँ, अगर मैं इस मूलधन को, ठीक है, मैं इस मूलधन को अगर दोगुना करता हूँ मान लीजिए, तो क्या ये साधारण ब्याज भी दोगुना नहीं हो जाएगा क्या। हाँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मूलधन को 2 गुना करने पर साधारण ब्याज भी 2 गुना होगा, यानी कि आप मूलधन को जितना गुना करेंगे साधारण ब्याज भी उतना गुना बढ़ते जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि 5 साल का साधारण ब्याज 600 है ना। देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा इसको, 5 और साल, ठीक है, 5 साल का साधारण ब्याज जो है, मान लीजिए ये 5 साल का साधारण ब्याज कितना है 600। अगले 5 साल में हुआ क्या कि अगले 5 साल में हुआ क्या कि मूलधन को हमने बोला क्या ना 5 साल बाद मूलधन को दोगुना कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ मूलधन को अगर दोगुना करूँगा तो साधारण ब्याज भी क्या होगा दोगुना हो जाएगा, यानी पहले 5 साल कितना था 600, तो अब कितना इसका दोगुना 1200। हमसे बोला जाता है कि 10 साल बाद साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों देखिए
5 साल यहाँ से और 5 साल यहाँ, 10 साल आ गया। इन दोनों का साधारण ब्याज कितना आ गया, 600 प्लस का 1200। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1800 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमको ये लग रहा है। तो ये पूछा जा सकता है, तो अच्छे तरीके से इसका प्रैक्टिस जरूर कर ले और अच्छे तरीके से देख के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्या ए तथा बी का औसत 20 है, बी और सी का औसत 19 है, सी और डी का औसत 21 है। तो हमको ए का मान पूछा गया है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए ए और बी का औसत 20 है ना, यानी कि ए प्लस बी का योग की हम बात कर लेते हैं, तो 20 इंटू 2 यानी कि कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। उसी प्रकार हम बी और सी की बात करते हैं, तो 19 है और 19 दूनी 38 यहाँ से आ जाएगा। उसी प्रकार सी और डी की हम बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा। अब आप देखिए ए 2 बार है, ए और ए किधर गया, सी ए होगा ना, सी ए होगा यहाँ पे, देखिए ठीक कर लीजिए, सी ए होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से जो है हम सी ए है ना, तो अब देखिए ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है और सी यहाँ पे। हम बोलें ये 2 बार है, तो ए प्लस का बी प्लस का सी, अगर मैंने इधर जोड़ा तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, यानी 40, 38 और 42 को जोड़ूंगा मैं। तो 8 2 10 का 0 बच गए, 1 4 5 3 8 और 4 12, 120 आ गया ना। यानी कि हम बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है, 120/2 यानी कि 60 आ रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 60 आ रहा है, हमको ए का मान निकालना है। तो अगर हम इस बी और सी को घटा दूंगा तो क्या ए का मान नहीं आ जाएगा क्या। तो ए बराबर हमको टोटल ए प्लस बी प्लस सी 60 दिया है, इसमें से हम 38 घटा लेते हैं, चूँकि ये बी और सी का मान है। तो यहाँ से हो जाएगा 38 2 40 और 20 60, यानी कि 22 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं, 22 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ax² प्लस bx प्लस 5 है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है। तो a माइनस बी क्या होगा, वो हमसे पूछा गया। दोस्तों देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि x प्लस 1 से आप भाग दे रहे हैं, तो x प्लस 1 बराबर 0 मान लीजिए, यानी कि x बराबर कितना आ गया, -1। तो आप इस समीकरण में आप इसको पुट कर लीजिए, ax² प्लस का bx और प्लस का ये 5 है, और शेषफल कितना बोला जा रहा है, 6 है ना, तो बराबर 6 आप कर लीजिए। अब x के जगह -1 रख लीजिए, आप कर लीजिए। तो a इंटू, अगर मैं -1 का स्क्वायर करता हूँ, प्लस का b और यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 5, ये बराबर का 6। यहाँ से -1 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि a हो जाएगा यहाँ पे, और b यहाँ पे देखिए b इंटू -1 है, तो यहाँ पे -b आ रहा है। ठीक है, और ये इस 5 को मैं इधर डाल दूंगा तो क्या नहीं आ जाएगा क्या, तो 6 पहले से था, अब 5 ये घट जाएगा, तो यहाँ से 6 में से 5 गए तो 1, तो 1 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं। तो a माइनस बी का मान 1 आ गया, तो 1 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a बराबर 333, b बराबर 333, c बराबर इतना है। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc क्या होगा, वो हमसे पूछा गया। दोस्तों इसका फॉर्मूला जो होता है, ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc, ये बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस का c/2 इंटू a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले मैं a प्लस बी प्लस सी, इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, यहाँ पे इधर में कर लेता हूँ 333 और 333 कितना 666 और 666 और फिर 334, 6 4 10 का 0 बच गया कितना 1, 6 3 9 1 10 का 0 बच गया 1, 6 3 9 1 10, यानी कि आप बोल रहे हैं कि तीनों ए बी सी का मान 1000 आ रहा है, यानी कि 1000 बट्टे का 2 आप कर सकते हैं। ए का मान 333 है और बी का मान 333 माइनस का 333, यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख लूँ मैं, हाँ 0 लिख लीजिए, ठीक है 0 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस का c, b का मान आप देख रहे हैं 333 और c का मान 334, यानी कि 333 में से 334 में घटाऊंगा तो माइनस का 1 का स्क्वायर नहीं आएगा क्या। उसी प्रकार c माइनस 1 है तो 334 में से 333 में घटाऊंगा ना, 333 में से 334 में घटाऊंगा तो कितना 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर यहाँ से कर लीजिए। अब यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो ये 500 बार में कटेगा, यानी कि इधर कितना आ रहा है 500,
और यहाँ पे ये तो 0 हो गया और -1 का स्क्वायर कितना 1 और प्लस का 1 यानी कि 2, यानी कि यहाँ से 500 × 2 करने पे कितना आ रहा है 1000। तो 1000 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं 1000 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों मैं आपको यहीं तक नहीं छोड़ूंगा, इसका और फार्मूला जो होता है वो मैं यहाँ पे लिख के जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या जाएगा, AQ प्लस का BQ प्लस का CQ, ठीक है, माइनस का 3ABC, ये बराबर एक 0 होता है। 0 कब होता है, जब A प्लस B प्लस C बराबर 0, ये कंडीशन होता है जब, तब इसका मान 0 हो जाता है। इसका एक और फार्मूला होता है, यानी कि इसी का फार्मूला होता है, मैं लिखता हूँ A प्लस B प्लस का C इंटू यहाँ से A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस का 3 × AB प्लस का BC प्लस का CA। देखिए दोस्तों, ये एक फार्मूला होता है, इसका एक और फार्मूला होता है, ठीक है, मैं वो भी लिख देता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रख सके। A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA। दोस्तों ये 3 फार्मूला होता है, यानी एक ये और एक हमने अभी ये बताया, ये 3 फार्मूला। आप अधिकतर इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे होंगे, सेट बनाए होंगे, तो आपको पता होगा कि इस टाइप का पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/4 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 50 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो वास्तविक चाल से लिया गया समय बताएं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस यानी दूरी बराबर चाल गुने समय यानी स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं आपको इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें दूरी का कोई बात किया गया नहीं किया गया ना, तो ये जो है यहाँ जो मैं बात करता हूँ दूरी का, यानी कि दूरी आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कंडीशन वही लग रहा है ना। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे टाइम की, तो टाइम जो है, टाइम समानुपाती होगा 1/, स्पीड के, क्योंकि ये गुना में तो बट्टे आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो डी है तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके विपरीत होता है। आप ये इतना समझ लीजिए, यानी टाइम स्पीड का विपरीत होता है। तो आप देखिए, अब वास्तविक चाल का 5/4 चाल से चल रहा है ना, 5/4 चाल से चल रहा है, यानी कि 5/4 आपको लिखना भी आना चाहिए। 5/4 यानी वास्तविक जो होता है वो नीचे वाला होता है, यानी कि स्पीड की मैं बात करूं, पहले 4 था और अब 5 हो रहा है। देखो, लिखने आपको आना चाहिए इस तरीके का, यानी बेस में जो रहता है नीचे में वो वास्तविक होता है, यानी कि पहले 4 था और अब 5 हो गया। आगे देखिए, इसी में बात करता हूँ, ये तो स्पीड है, यानी कि चाल का रेशियो है, हमको समय में निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 5 से 4 हो जाएगा। अब देखिए, पहले 5 रेशियो में पहुँचते थे, अब 4 रेशियो में पहुँच रहे हैं, यानी कि हमको एक रेशियो का जो बचत हो रहा है, यही 50 मीटर जल्दी पहुँचने के कारण हो रहा है, 50 मिनट। तो एक रेशियो का मान आप बोलेंगे 50 मिनट है, ठीक है। तो हमसे बोला जाता है वास्तविक चाल से लिया गया समय, वास्तविक चाल 4 है ना, इसमें लिया गया समय 5 है ना, तो बस 50 × 5 कर लीजिए। चूँकि एक रेशियो का मान 50 था, तो 50 रेशियो का मान 250 मिनट, तो 250 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं, 250 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है वो 20,000 है, ठीक है। यदि प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होने पर 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी वो ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूँ कि 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं, यानी काटने पे आएगा कितना, 1/20 आएगा। तो अब मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि पहले तो मेरा 20 था ना, पहले मेरा 20 था और अब क्या हुआ कि 1 की वृद्धि हो गई, यानी 1/20 है ना, तो 1 की आप बोलेंगे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो पहले 20 था और अब कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, यानी कि
ये 1 साल के लिए है ना, आपको 2 साल बाद निकालना है, तो फिर आप क्या करेंगे 20 से 21 कर लेंगे, यहाँ से गुना करेंगे तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, और 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। तो 441 हमने यहाँ से देखा। अब ये जो 400 रेशियो है यही तो वर्तमान है ना, क्योंकि ये जो है वो प्रेजेंट वाला है और ये बाद का है, यानी कि फ्यूचर वाला है, जो कि बोला जाता है 2 साल बाद। तो देखिए 400 रेशियो है, वो 400 रेशियो 20,000 के बराबर है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 4 से काटूंगा तो 5, यानी एक रेशियो का मान कितना आ रहा है 50। तो आपको निकालना किसका मान है, आपको निकालना है 441 रेशियो का मान। तो 441 इंटू का 50 आप कर लीजिए, यानी 5 1 5, 5 चौके 20 का 0 बच के 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो 22 0 50 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं। 22 0 50 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको भी हम रेशियो मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल बोलेंगे गुरुजी पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें जो है त्रिज्या की बात की गई है, तो आपको पाई से कोई मतलब होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पाई आपका हर कंडीशन में सेम होगा, तो पाई कट जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो हम किस पे बात करेंगे, आर स्क्वायर पे बात करेंगे। 50% क्या होता है 50/100, यानी कि कितना होता है ये 1/2। तो वास्तविक कितना था, वास्तविक हमेशा नीचे वाला होता है, यानी पहले 2 था और बोला जाता है कि 50% की वृद्धि, यानी इस 2 में 1 की वृद्धि करेंगे तो 3। यहाँ तक समझने में दिक्कत, ये तो त्रिज्या का है ना, क्योंकि आपको क्षेत्रफल पे जाना है तो आर स्क्वायर करना पड़ेगा। आर स्क्वायर पे हम जा रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। हमसे बोला जाता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए 4 से 9 हो रहा है, तो 5 की वृद्धि हो रही है। 5 की वृद्धि 4 के रिस्पेक्ट में और इंटू का 100 करेंगे। 4 से हमने काटा इसको 25 बार में, 25 पंचे 125। तो इस तरीके से आप 125 का सही आंसर दे सकते थे। दोस्तों मैं बोलूँगा कि इसको एक और मेथड से किया जा सकता है। कौन सा मेथड, आपने पढ़ा होगा x प्लस का y प्लस का XY/100। तो इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 50 प्लस का 50 प्लस 50 गुने 50/100, 0 से 0 0 से 0 और 50 50 कितना हो रहा है 100 और 25 25, तो 125 आ गया ना यहाँ से भी। तो कोई सा भी मेथड यूज कर लो, आंसर तो वही आने वाला है। तो इस तरीके से ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 25% मत को क्या किया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतों की संख्या 8000 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, वो बोला गया। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले बोला गया कि कुल मतों की संख्या कितनी है 8000 है, तो हमने 8000 इस तरीके से लिखा। उसके बाद बोला गया है कि कुल वैध मतों के 55% मत जो है एक उम्मीदवार को दिया गया है। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% दिया गया है और मत प्राप्त किया, 25% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि इस 8000 का आप 75% बोलोगे ना कि ये वैध है। हाँ, उसके बाद एक उम्मीदवार को 55 मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 45 मिलेगा। क्यों, क्योंकि टोटल तो 100% होता है ना। अगर एक को 55 मिला तो दूसरे को 45 मिलेगा। अब आप यहाँ से कर लीजिए 25 3 75, 25 चौके 100, 4 आ गया। 4 से मैं इसको काटूंगा 2000 में कटेगा और इस 2 जीरो से मैं इसको काटूंगा 2 जीरो। तो यहाँ से 20 3 60 आ रहा है, 60 इंटू 45। यहाँ से मैं करने के बाद यहाँ पे देखता हूँ कि कितना आ रहा है 0, 6 पंचे 30 का 0 बच गए 3, 6 चौके 24 और 3 27। तो 2700 इसका सही आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं। 2700 इज द राइट आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इस तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच देता है। बी इस साइकिल को 25% के लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपये का भुगतान करता है तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य, यानी कि साइकिल जो है वो ए ने कितने रुपए में खरीदा, वो हमसे पूछा गया है। देखिए इसको भी मैं रेशियो मेथड से यूज करूँगा। देखिए एक ही साइकिल की बात की गई है ना,
हाँ, एक ही साइकिल की बात की गई है, तो यानी कि इसको हम सक्सेसिव मेथड से भी यूज कर सकते हैं। कैसे? ए ने बी को 20% के लाभ पर, 20% आपको याद होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को फास्ट बना सकते हैं। 20% कितना होता है? 1/5। आप बोलेंगे यहाँ पे CP, यहाँ पे SP, ठीक है। अगर 5 आपका क्रयमूल्य होगा, 1 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे SP 6 हो जाएगा। उसी प्रकार B ने 25% के लाभ पे C को बेचा, 25% कितना होता है? 1/4 होता है। उसी प्रकार 4 अगर आपका क्रयमूल्य है, 1 का लाभ कमा रहे हैं, तो 5 ये हो जाएगा। हाँ, अब देखिए सक्सेसिव इसी को बोला जाता है। इस 5 से इस 5 को आप काट सकते हैं। यहाँ से काटेगा ये 2 बार, यहाँ से कटेगा 3 बार, यानी कि आपका रेशियो आ गया 2:3। तो अब बोला गया है कि C क्या कर रहा है? 225 रुपये में भुगतान कर रहा है। तो ये जो रेशियो है ना, 3 रेशियो, यही C का जो भुगतान किया गया, यानी कि 225। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, यानी एक रेशियो का मान 75 आ गया। तो ए का भुगतान तो 2 रेशियो है ना, तो आप यहाँ से 2 रेशियो का मान निकाल लीजिए। तो 2 रेशियो का मान कैसे निकलेगा? 75 × 2 कितना आ गया? 150। तो ए ने कितना भुगतान किया था? 150। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप दूसरे मेथड से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वो बेचते वक्त क्या करता है? 1 kg के स्थान पर 750 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ये क्या दुकानदार क्या करता है कि 1 kg को आप क्या बोल सकते हैं? 1000 ग्राम के जगह पे क्या देता है? वो 750 ग्राम देता है। ये वेट का रेशियो है ना, हाँ वेट का रेशियो है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 मैंने काटा, 25 चौके 100 और 25 तिये 75, यानी 4 और 3 आ रहा। ये वेट का रेशियो। और लाभ जो वो कमाएगा, वो लाभ किस में कमाएगा? रुपया में नहीं कमाएगा। तो लाभ आपको रुपया में कमाना है, तो प्राइस में इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 3 का 4। अब आप देख रहे हैं कि 3 में खरीदे थे और 4 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है ना, इसको 1 का लाभ हो रहा है, और 3 यानी कि इसके रिस्पेक्ट में 3 के रिस्पेक्ट में इंटू का 100। आप देख रहे हैं 100/3, 100/3 को कितना लिख सकते हैं? 33 तिया 99 और 100, यानी कि 33.33%। इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 33.33% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि यदि 4A = 5B = 6C = 3D, तो हमसे बोला गया है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करिएगा, ये जो है सबसे पहले इसको क्या करिए कि 4A = 5B = 6C = 3D, इतना बराबर K आप मान लीजिए, K, ठीक है, K मानिएगा। तो ये क्या होगा कि A बराबर आपका K/4 हो जाएगा, क्योंकि 4A बराबर K करिएगा। इसी प्रकार B बराबर कितना आ जाएगा? B बराबर आ जाएगा K/5। उसी प्रकार C बराबर कितना आ जाएगा? K/6। उसी प्रकार D बराबर क्या आ जाएगा? K/3। अब आप देख रहे हैं A B C D, इसका रेशियो K/4, K/5, K/6, K/3। अब ऊपर में K है, तो ये तो कट गया, और नीचे वाला का आप एलसीएम ले लीजिए, 4, 5, 6 और 3। तो आप बोलेंगे 4, 5, 6 और 3 का एलसीएम क्या होने वाला है? तो आपको जल्दी से एलसीएम माइंड में सोचना पड़ेगा। 15 नहीं होगा, 15 चौके 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। अगर ये जो ऊपर में कट गया तो 1/4 ही है ना, तो 1/4 को यदि आप 60 से गुना कर रहे हैं, तो 15 चौके 60, यानी 15 यहाँ आ रहा है। अगर 60 में 5 से भाग दे रहे हैं इसको, तो यहाँ से 12 आ रहा है। अगर 60 में आप 6 से भाग दे रहे हैं, तो 6×60 आ रहा है। अगर आप 60 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो 20 या 60। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 15, 12, 10 और 20। तो इस तरीके से इसका आंसर 15, 12, 10 और 20 दे सकते हैं। देखिए इसको आप इजी वे में कैसे कर सकते हैं, ये तो बड़ा लेंदी तरीका हो गया। देखिए आपको इजी वे में इसको कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको कैसे करिएगा, देखिए यहाँ पे इसको मैंने अरेंज कर लिया। अब देखिए इसको कैसे करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये 4A = 5B = 6C = 3D। आप इस तरीके से हैं, ठीक है, इस तरीके से हैं। आप क्या करिए 4, 5, 6 और 3 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? हमने अभी बताया था 60 आ जाएगा। डायरेक्ट आप A B
ABCD इसका निकालना है। तो 60 में 4 से भाग दे दीजिए 15, 60 में 5 से भाग दे दीजिए 12, 60 में 6 से भाग दे दीजिए 10 और 60 में आप 3 से भाग दे दीजिए 20। तो ये आ गया ABCD। तो इस तरीके से आप इजी वे में कर सकते हैं, इससे बढ़िया मेथड है। हालांकि ये इसी का ये पार्ट है, तो आप ये प्रोसेस है और ये इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 210 सिक्के हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्के की राशि बराबर है, सिक्के की राशि बराबर है, राशि बराबर है, तो बैग में कुल राशि ज्ञात करें। देखिए राशि बराबर बोला गया यानी कि सभी का वैल्यू बराबर है। अब बोलेंगे कि यहाँ से आ रहा है कितना, एक आ रहा है ना, देखिए एक आ गया, उसके बाद 50 पैसा यानी ये 1 रुपया है, ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है। हम बोलेंगे कि इनके सिक्कों की संख्या हम अपने मन से मान रहे हैं 1 रेशियो 1 रेशियो। ये चूँकि यह वैल्यू है यानी कि ये 1 रुपया माना, 1 रुपया माना और 1 रुपया माना। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगर एक सिक्का है, सॉरी 1 रुपया, ये रुपया माने ना, तो 1 रुपया है, तो 1 रुपया बराबर कितना 1 रुपया का सिक्का होगा, तो आप बोलेंगे 1। यस और नो। अगर ये 1 रुपया है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। अगर ये 1 रुपया है तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4। तो अब आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की संख्या है ये। तो 4, 2, 6 और 1 7। तो 7 जो रेशियो है सिक्कों की संख्या, ये किसके बराबर है, 210 के बराबर है। तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो आप बोलेंगे उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि ज्ञात करें। तो 1 रेशियो यानी कि इसका भी मान 30 आ जाएगा, इसका भी मान 30 आ जाएगा, इसका भी मान 30। तो आप बोलेंगे कुल बैग में राशि ना, तो 30 + 30 + का 30। चूँकि 1 रेशियो का मान 30 था तो हमने यहाँ पे 30 डाल दिया, तो 30 या 90। तो 90 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, 90 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि A, B और C की आयु का अनुपात इतना है, ठीक है। यदि B और C की आयु का अंतर 10 वर्ष है तो A और B की आयु के बीच अंतर ज्ञात करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको रेशियो मेथड से ही इसको कलर देंगे इसको। देखिए A अनुपात B अनुपात C ये है। अब आगे देखिए बोला जाता है ये 3 है, ये 6 है और ये 7 है। अब बोला गया है कि B और C का है ना, B और C का अंतर 1 रेशियो है ना। अगर 1 रेशियो का मान 10 है, ठीक है, 1 रेशियो का मान 10 है, तो बोला जाता है कि A और B की आयु के बीच अनुपात, A ये है और B ये है, A और B की आयु का रेशियो का अंतर कितना है, बोलेंगे 3 है। अगर 1 रेशियो का मान 10 है तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 × 10, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC ने 714 रुपये के किराए पर DVD सेट लिया। यदि वे इसे क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे के लिए इस्तेमाल किया तो C को कितना किराया देना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा है, इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए A, B और ये C ये है ना। अब A क्या करता है, ये 8 घंटे के लिए लिया और ये B 12 घंटे के लिए, ये 14 घंटे के लिए। हमने इसका रेशियो बनाया तो 2 से कटेगा ये 4 बार में, 2 से कटेगा ये 6 बार में, 2 से कटेगा ये 7 बार में। अब आगे इसको जोड़ेंगे 7 और 6 13, 13 और 4 17। 17 रेशियो जो है यही टोटल रेशियो के बराबर है, यानी 714। 1 रेशियो का मान बोलेंगे कितना आ जाएगा, 17 चौके 68, 17 चौके 68 बच गए 3, 17 दूनी 34, यानी 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 42। तो C को कितना किराया देना होगा, C को है ना, ये तो ऐसे 4, 6 और 7 गलत है ऑप्शन, क्योंकि 1 रेशियो का मान आपका 42 आ रहा है, तो 42 × 7 होगा, क्योंकि इसका मान तो 7 ही है ना। तो 7 दूनी 14 का 4 बच गए 1, 7 चौके 28 और 1 29। तो 294 इसका सही आंसर हो जाएगा C के लिए, 294 रुपया उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 5:4 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:2 है
तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा, वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम जो कर लेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले भूमि एक तरीके से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको भूमि बनाया और इसको मैंने अरेंज किया। यहाँ से इसका उत्तरी गोलार्ध होगा, है ना, यहाँ पे नॉर्थ हेमीस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और ये साउथ हेमीस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब बोला जाता है कि पूरी पृथ्वी यानी पूरे लैंड और पूरे वाटर, इसका अनुपात दे रखा है 5:4। अच्छे समझिएगा। और उत्तरी गोलार्ध में यानी कि यहाँ पे जो लैंड और वाटर का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक है। अब ये 2 पार्ट में है, आप देख रहे हैं ना, ये 2 पार्ट में। अब आप देखिए यहाँ से मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने जोड़ा तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे हमने जोड़ा तो 9 आ रहा है। अगर मैं 9 और 5 का एलसीएम लूँ तो 9 × 5 = 45 हो रहा है। 45 का ये 2 से भाग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 पार्ट है तो आपको 2 से अपने मन से गुना करना है, यानी कि आपको एलसीएम 90 बनाना है। 90 बनाना है तो 90 कब बनेगा, जब इसमें आप 10 से गुना करिएगा। जब इसमें 10 से गुना करिएगा 90 बनेगा, 90 बनेगा। तो 90 पार्ट, अब ये बात आपको समझना है कि ये तो टोटल है ना, ये 90 तो आपका टोटल हो गया। तो ये भाग जो आपका आएगा नॉर्थ हेमीस्फीयर का वो 45 होगा और साउथ हेमीस्फीयर का ये भी 45 होगा। यस और नो, 45 होगा। तो 45 होगा यानी कि ये 45 है तो 5 नाम 45 है ना, 9 से गुना कर दिया गया है। अब आप ये देखिए कि पूरे, अब आप तो ऐसे भी ऑप्शन से कर सकते हैं 45, यानी कि आप देख रहे हैं ऑप्शन से जिसको जोड़ने पे 45 आ जाएगा वो आ जाएगा, या आप प्रोसेस यहाँ से भी देख सकते हैं। ये 10 है और ये लैंड कितना है 5:। अगर मैं इसमें 10 से गुना किया हूँ तो 10 × 5 = 50 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये लैंड की बात है। उसके बाद वाटर में क्या आ रहा है, 10 × 4 = 40, क्योंकि यह 10 अपने मन से गुना किया गया है एलसीएम को जो है पुराने के लिए। तो 10 × 4 = 40 आ जाएगा इसका वाटर। उसके बाद नॉर्थ हेमीस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में देखिए 9 हमने एक्स्ट्रा गुना किया था इसमें 9 से, तो 9 × 3 = 27 और 9 दूनी 18। अब ये टोटल है, ये टोटल है ना, इस टोटल में से हम इस नॉर्थ हेमीस्फीयर का घटा देंगे तो साउथ हेमीस्फीयर का नहीं आ जाएगा क्या। तो अब वही तो कर रहे हैं हम। यहाँ से कितना आ रहा है 27 × 3 = 30 यानी कि 23 और यहाँ से 18 × 2 = 20 20 40। आप देख रहे हैं ना 23:22 इसका सही आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 23:22 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर करें, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 125 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त होगा। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ में अगर वाटर होगा, वाटर सूखने के बाद उसमें क्या बचता है, गुदा बचता है। तो आप बोलेंगे ताज़ा फल कितना है 125 केजी और ताज़े फल में 68% पानी है, यानी कि ताज़ा फल जो 125 है उसका 68% अगर पानी होगा तो अगर 100 में से घटाएंगे तो 32, तो 32% उसका गुदा होगा। यस, उसके बाद यही बराबर होगा सूखा फल। सूखा फल को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और इसमें 20% पानी है तो इसमें गुदा कितना होगा, 80% गुदा होगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिए। तो यहाँ से करने के बाद 100 से ये 100 कट गया, 8 से मैं इसको काटूंगा, 8 × 2 = 80 और 8 × 4 = 32, ठीक है। 5 से मैं इसको काटूंगा, 5 दूनी 10 और ये इसको काटूंगा ये 25 बार में, और ये 2 से तो ये 2 कट गया, यानी x का मान 25 × 2 आ रहा है। तो 25 दूनी 50 इसका सही आंसर होगा, यानी कि 50 केजी इज द राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए दिया हुआ है यदि x + y + z = पाई, ठीक है, 10x × 10z ये बराबर 2 दे रखा है और 10y × 10z ये बराबर 18 दे रखा है। तब हमसे किसका मान पूछा जा रहा है, 10² z का मान पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये इसको हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ये कंडीशन लागू मेरा क्या कर रहा है,
ये हमको जानना जरूरी है ना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर पाई है, यानी कि पाई का मान जो होता है वो पाई बराबर कितना होता है 100, आप बोलेंगे 180 होता है। यानी कि तीनों कोण का मान अगर 180 आ जाए तो एक फार्मूला आप यहाँ से एक चीज़ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? आप बोलेंगे tan x tan y, ओके, tan z ये बराबर tan x प्लस का tan y प्लस का tan z। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों कोण का मान क्या है 180 है। किन्हीं को समझने में दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट आगे प्रोसेस की मैं बात करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये tan x प्लस का tan z ये बराबर 2 दे रखा है और tan y प्लस का tan z ये बराबर 18 दे रखा है। हमने इसको जोड़ा तो यहाँ से क्या आ रहा है tan x और tan z है, यस, प्लस का LHS को हम LHS से जोड़ रहे हैं, यहाँ से tan y इंटू tan z ये बराबर 2 और ये 18 कितना आ रहा है 20 आ रहा है। यहाँ तक समझ जाए। अब देखिए यहाँ से tan z और tan z कॉमन कर सकता हूँ, tan z हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ से बच गया कितना tan x और यहाँ से बच गया कितना प्लस का tan y ये बराबर 20 आ गया, यस। तो tan x प्लस का tan y ये बराबर 20 बट्टे tan z नहीं आ गया क्या? यहाँ पे आप देख रहे हैं tan x प्लस का tan y, इसके जगह पे आप tan x प्लस tan y के जगह पे 20 बट्टे tan z रख सकते हैं ना, यस रख सकते हैं। तो देखिए ये तो आपको करने के लिए मैं बताया था। अब आप इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं, यानी कि आपको याद होगा, कितना याद है, tan x प्लस tan y की जगह पे हमको क्या देना है 20 बट्टे tan z देना है, यस और नो, यस। प्लस का इधर tan z था और इधर वही tan x tan y और tan z। यहाँ तक समझने में किन्हीं को दिक्कत नहीं। आगे देखिए इस tan z को ये जो बट्टा में है इसको मैं इधर गुना कर सकता हूँ ना, यस कर सकते हो। देखिए आगे मैं करता हूँ इसको, तो यहाँ से आगे करने के बाद यहाँ से tan x और इस tan z को मैं यहाँ ले आया tan z और यहाँ पे ये दोनों बच गया अब tan y tan z ये बराबर यहाँ से कितना 20 बचेगा और यहाँ देखिए ये बट्टे में तो इसमें गुना हो जाएगा ना, तो यानी कि आप बोलेंगे tan स्क्वायर z आ गया यहाँ से। अब देखिए इसका मान अलग दे रखा है और इसका मान अलग दे रखा है, तो यहाँ से इसका मान 2 दे रखा है, इसका मान 18 दे रखा है, ये बराबर 20 प्लस का tan स्क्वायर z। अब आप देख रहे हैं कि tan स्क्वायर z ये बराबर 18 दूनी 36 और माइनस का 20, तो 36 में से 20 गए तो कितना बच रहा है, आप बोलेंगे 16। तो 16 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं 16। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार के 2021 के CGL में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेक्शन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस टाइप का वीडियो हम डेली सुबह 8 बजे डालते हैं, तो आप रेगुलर आइए, क्योंकि आपको 25 में से 25 लाना है। तो 25 में से 25 लाना है तो आपको रेगुलर आना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।